फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बिहार दरोगा के लिए आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट चल रहा था प्रीवियस ईयर का, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, दैट मीन्स कि रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा सर का जो बुक आया था हाल ही में 2008 से 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बिहार दरोगा का, उसी से आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था। तो आज हम सेट नंबर इसका देखने वाले हैं 15। 14 तक आपका अपलोड हो चुका था। इसमें टोटल आपको 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, साथ में आपको 18 इसमें स्टडी नोट्स भी है। तो स्टडी नोट्स का जो है पार्ट 1 यानी कि भाग 9 तक जो स्टडी नोट है वो आपका वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आज से कल तक में आपका कल 100% चांस है कि कल आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज थोड़ा सा डाउट है, लेकिन कल कंप्लीट हो जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा उसको। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप लोग ना बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जो लोग नए आते हैं, ना ही शेयर करते हैं। इतना टाइम का वीडियो बनाना बहुत मेहनत लगता है, बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा कर दीजिए। तो चलिए, आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो मैं दिखाती हूँ। वेट, तो देखिए यहाँ पे कंटेंट्स में दिया हुआ है 15 नंबर सेट आपका क्या है। 15 नंबर सेट में जो है स्टेनो एएसआई की नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा यानी कि स्टेनो एएसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था प्री का 26/8/2018 को, उसका आज हम प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। तो ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न। आप देखेंगे कि पहला प्रश्न आपसे क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे। तो अमीर खुसरो जो थे वो संबंधित नहीं थे इब्राहिम लोदी के शासनकाल से। अमीर खुसरो संबंधित नहीं थे इब्राहिम लोदी के शासनकाल से। अमीर खुसरो की बात करें अगर हम, तो अमीर खुसरो का जो शासनकाल था वो 1253 से लेकर 1325 तक था। कब तक? 1253 से लेकर 1325 तक। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। मूल नाम इनका क्या था? मोहम्मद हसन। खुसरो के प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। खुसरो अपने समय के 6 सुल्तानों यानी कि गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 के राज कवि रहे हैं। यानी कि ये 6 सुल्तानों का राज कवि रह चुके हैं खुसरो। ठीक है, और इनके प्रमुख रचनाएं की अगर हम बात करें तो खजायन उल फुतूह जिसका विषय था अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का वर्णन। उसके बाद तुगलकनामा का विषय था तुगलक वंश का सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन। नूसिफर इसका विषय था भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन। ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अमीर खुसरो के। संगीत के क्षेत्र में अगर बात करें तो संगीत के क्षेत्र में राग यमन उनकी ही देन है। यमन जो है एक राग है, यमन जो उन्हीं की देन है। कहा जाता है कि तबला हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, किंतु 13वीं शताब्दी में भारतीय कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। बीना और सारंगी को जोड़कर सितार बनाने का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही जाता है। इन्हें कई प्रकार के आधुनिक रागों जैसे तिलक, साजगिरी, सरपादा आदि को प्रचलित करने का श्रेय जाता है। इन्हें तूतीय हिंद मतलब भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें हिंदी यानी खरी बोली का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब है अलाउद्दीन खिलजी, जो इनका काल 1296 से 1316 था। अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर ए तुजुक के पद पर थे। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत की विजय का प्रमुख श्रेय इसके नायाब मलिक काफूर को है। किसको? नयाब मलिक काफूर को है। इसने 1307 ईस्वी में सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण कर वहां के शासक रामचंद्र देव को पराजित किया था। अलाउद्दीन उसने गुप्तचर विभाग को संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद ए मुवालिक था। कौन था? वरीद ए मुवालिक। अलाउद्दीन ने सैनिक का हुलिया लिखने, घोड़े को दागने की नवीन प्रथा आरंभ की। इसने नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, 1000 खंबा महल का भी निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है आपका इब्राहिम लोदी।
ये मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1324 से 1325। 1324 से 1325। जब सिकंदर जब इसका हाँ, इसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, ये भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जिसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। उसने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर कहाँ, चीन भेज दिया था। इसने अपने सिक्के पर अल सुल्तान जिल्हे इलाही यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है, यह अंकित करवाया था। कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और नया मंत्री अमीर कोही नियुक्त किया। कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग खोला और नया मंत्री अमीर कोही नियुक्त किया। इसने अपना पद राजधानी देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा। देवगिरी का नया नाम क्या रखा, दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण 1328 से 1329 ईस्वी में अलाउद्दीन तरमासिरीन के नेतृत्व में हुआ। अब आता है आपका इब्राहिम लोदी, जिसका शासन था 1517 से 1526। 1517 से 1526। सिकंदर लोदी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका ज्येष्ठ यानी बड़ा बेटा इब्राहिम लोदी 1517 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। प्रमुख अफगान सरदार दौलत खान लोदी, जो पंजाब का सूबेदार, और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान ने इब्राहिम की सत्ता को समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासन बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। 21 अप्रैल 1526 को इसमें इब्राहिम की पराजय होती है और वह युद्ध स्थल पर मारा जाता है। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और दिल्ली पर एक नए राजवंश मुगल वंश उभर के आया, मुगल वंश। फिर फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक जो था, फिरोज ने इस्लामी कानूनों के आधार पर केवल 4 कर लगाया, टैक्स। लगाए गए कर का नाम था खराज, जो कि लगान पे लिया जाता था। खम्स, लूटे गए धन के लिए 1/5 भाग था। जजिया, ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। जकात, आय का जो है वो 2.1/2 भाग, यानी कि इसको कह सकते हैं कि 2.5 भाग जो है वो मुसलमानों से लिया जाता था और उन्हीं के हित में व्यय किया जाता था। इसने ससगनी नामक सिक्का चलाया। ससगनी अफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्दा एवं बिख नामक तांबा और चांदी का निर्मित सिक्का चलाया। इसने अपनी आत्मकथा फुतुहात-ए-फिरोज शाही की रचना की। फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया मुख्य विभाग जो है उसे एक बार देख लीजिए। दारा उल सफ़ा, ये राजकीय अस्पताल हुआ करता था। दीवान-ए-खैरात, गरीबों के लिए दान विभाग था। लोक निर्माण विभाग, नवीन नगरों की स्थापना थी। नवीन मतलब नया। दफ्तर एवं रोजगार, बेरोजगारों के लिए था। और दीवान-ए-बंदगान, दासों के देखभाल के लिए था। तो ये कुछ विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में फल्गु नदी के तट यानी कि निरंजना नदी, उस टाइम उसका नाम था, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था, जो कि कोयल यानी कोलिय वंश की कन्या थी और इसका लालन पालन इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कालम जो कि वैशाली के थे और इनके दूसरे गुरु राजगीर के रुद्रक्रमा पुत्र थे। बुद्ध सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव में 5 ब्राह्मण को अपना उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ? श्रावस्ती में दिए। बुद्ध प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पापा पहुँचे, जहाँ वो
चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरे। बुध को शुकर का मांस यानी कि शुकर मद्दब खाने के कारण भयानक पीड़ा उत्पन्न हुआ, अतिसार रोग हो गई और इस वेदना के बाद वो कुशीनारा यानी कि मल गणतंत्र की राजधानी पहुँचे और यहीं 483 ईस्वी पूर्व शरीर त्याग दिए, जिसे बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध के त्रिरत्न थे बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध के त्रिपिटक हैं सूत पिटक, विनय पिटक और अधिदम्भ पिटक। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र हुआ करता था। बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। बुद्ध के 4 आर्य सत्य दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। कालांतर में महायान संप्रदाय को 2 भागों में बांटा गया, शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचर। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। तीसरा नंबर प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंध है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का जो नाम है ये राम प्रसाद काकोरी कांड से होगा। यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, काकोरी कांड से। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है इनका नाम काकोरी कांड से संबंधित है। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूटा और इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर उन्हें काकोरी संयंत्र कांड के मुकदमे में उनपे काकोरी संयंत्र कांड का मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों को सजाएं, 4 को आजीवन कारावास और 4 क्रांतिकारी में राम प्रसाद बिस्मिल, आसफुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहेरी को गोरखपुर, फैजाबाद, नैनी इलाहाबाद में तथा गोंडा में फांसी दे दी गई। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 10 दिसंबर 1928 को होती है दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में। इसके संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद। उसके बाद है अलीपुर संयंत्र केस, ये 1908 ईस्वी का है। 8 मई 1908 को कोलकाता के अलीपुर अदालत में 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया था और इस व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था और यही मुकदमा अलीपुर संयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। इस केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्र घोष ने हत्या कर दी। इसके अतिरिक्त सरकारी वकील तथा पुलिस अधीक्षक की भी हत्या कर दी गई। फिर वारिंद्र गुट के लगभग सभी सदस्य को आजीवन काला पानी की सजा मिल गई, परंतु अरविंद घोष छोड़ दिए गए और रिहाई के बाद इन्होंने कहा कि जेल में उन्हें कृष्ण का दर्शन हुआ। किसने कहा? तो ये अरविंद घोष को जो छोड़ दिया गया, तो जब ये रिहा हुए जेल से तो इन्होंने कहा कि उन्हें जेल में कृष्ण का दर्शन हुआ। अरविंद घोष ने कर्मयोगिन नामक पत्र अंग्रेजी में निकाला और इस पत्र के आपत्तिपूर्ण लेखकों के लिए इनके विरुद्ध वारंट जारी किया गया। तब ये फरार हो गए और पांडुचेरी में जाकर रहने लगे। वहीं पर औरोविलो में 1916 ईस्वी में एक आश्रम की स्थापना करते हैं। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। फिर कानपुर संयंत्र केस 1924 ईस्वी। कानपुर संयंत्र केस जो था ये कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक संयंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। मतलब कि क्या हुआ कि कम्युनिस्ट आंदोलन की जो शक्ति और उसका प्रभाव जो बढ़ रहा था उसको रोकने के लिए कानपुर में एक संयंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया और ये मुकदमा कानपुर संयंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ब्रिटिश सरकार 21 फरवरी 1924 को M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, उस्मानी, गुलाम हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और बेल्लू चेट्टियार पर मुकदमा चलाया गया। सरकार ने इन पर आरोप लगाया कि ये लोग संयंत्र रच रहे हैं जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना है।
भारत से सम्राट की प्रभुसत्ता को समाप्त करता है। जब यह मुकदमा चला तो सिर्फ 4 व्यक्ति नलिन गुप्ता, उस्मानी डांगे और मुजफ्फर अहमद अदालत में पेश किए गए। एमएन राय व शर्मा भारत में नहीं थे। हुसैन सरकारी गवाह बन गए और श्रृंगार बेलू चेटियार पर उनकी बीमारी के वजह से मुकदमा नहीं चलाया गया। 20 अगस्त 1924 ईस्वी को फैसला सुनाया गया। चारों अभियुक्तों 4-4 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई गई, चारों को। फिर होता है मेरठ संयंत्र केस 1923 से 1929 के बीच। क्या होता है आपका मेरठ संयंत्र केस, जिसमें कि 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश में 31 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया और उन पर मेरठ संयंत्र केस चलाया। यह केस जो है वो 3.5 वर्ष तक चलता रहा। इनमें से लगभग आधे तो राष्ट्रवादी अथवा व्यापार संघ के लोग थे। मुकदमे के दौरान कम्युनिस्ट ने इस बात की घोषणा की कि वो क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत में समाप्त करना चाहते हैं। मुकदमे के दौरान मुजफ्फर अहमद ने जोरदार शब्द में कहा, मैं एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट हूँ। हमारी पार्टी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के कार्यक्रम, सिद्धांत और नीति को मानती है और जहाँ तक हालात अनुमति दे उनका भरसक प्रचार करती है। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमे के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया और इस मुकदमे में जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू और डॉक्टर F.H. अंसारी जैसे लोग प्रतिवादी की तरह से पेश हुए। गांधी जी इनसे जेल में मिलने गए और साम्यवादी नेता के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। कांग्रेस सदस्यों ने साम्यवादियों के विरुद्ध सरकार द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, जिसको पब्लिक सेफ्टी बिल कहते हैं, को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया। अंग्रेजी सरकार ने जुलाई 1934 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी दल को अवैध घोषित कर दिया। इसका फिर होता है मेरठ केस। मेरठ केस का परिणाम होता है जो कि मेरठ केस का फैसला 16 जनवरी 1933 ईस्वी को सुनाया गया। 27 अभियुक्तों को कड़ी सजा दी गई और मुजफ्फर अहमद को सबसे बड़ी और कड़ी सजा दी गई, जिसके तहत उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई। किसको? मुजफ्फर अहमद को। क्वेश्चन 4 है कि ओमेगा 3 का वर्ग है, तो ओमेगा 3 का जो वर्ग होगा वो अवश्य अम्ल होगा। स्वस्थ शरीर के लिए जितना जरूरी प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम है, उतना ही जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ओमेगा 3 एक ऐसा वसीय अम्ल है जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर इसे खुद नहीं बना सकता। मछली में ओमेगा 3 काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। आमतौर पर लोग प्राकृतिक रूप से ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स का सेवन करने से या सप्लीमेंट डाइट के तौर पर इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ओमेगा 3 के शाकाहारी स्रोत अलसी का बीज, सोयाबीन तेल, सरसों का तेल, मेथी के बीज, काला चना, लाल राजमा, सहजन की पत्तियां, पालक, अखरोट, खोआ में ओमेगा 3 मौजूद होता है। उसके अलावे क्वेश्चन है आपका 5, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को मुख्यतः प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को मुख्यतः प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तेल, कोयला या लकड़ी जैसे ईंधन पूरी तरह से नहीं जलने पर बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के साथ रक्त में चली जाती है और हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। जब ऐसा होता है तो रक्त में ऑक्सीजन नहीं रहती है और ऑक्सीजन की कमी से शरीर की कोशिकाएं और टिश्यू मर जाते हैं। टिश्यू मतलब ऊतक मर जाते हैं। क्वेश्चन 6 है कि मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया जो है ये आपका मुख गुहा से प्रारंभ होती है। मुख गुहा से। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियां से मिलकर बना होता है। आहार नाल की बात करें तो ये मुख से लेकर गुद्दा एक विस्तृत एक लंबी 32 फीट की नली है। इसके मुख्य भाग इस प्रकार हैं। पहला है मुख गुहा, इसमें दांत, जीभ,
लार ग्रंथियां होती है मुख गुहा में। इसमें जीभ देखेंगे तो जीभ पे लगभग 10,000 स्वाद ग्रंथियां होती है जो कली होती है। स्वाद 3 तरह के होते हैं। जीभ के सामने में मीठा का स्वाद होता है, सबसे पहले मीठा होगा, फिर पार्श्व यानी कि बीच में जब जाएंगे तो खट्टे का स्वाद, और सबसे पीछे जाने पर कड़वा का स्वाद। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कड़वा सबसे पीछे लगता है, खट्टा बीच में, खट्टा आपको यहाँ पे लगेगा बीच में, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आपको नमकीन, लेकिन सबसे पहला आपका मीठा हो जाएगा। ठीक है, अब दांत की बात करते हैं तो मनुष्य के मुख गुहा में 32 दांत होते हैं, जिसमें 20 दांत को दूध का दांत कहते हैं। दांत के ऊपरी चमकीले भाग को इनामेल कहते हैं। दंत सूत्र की बात करें तो 2, 1, 2, 3 होता है, जिसमें 2 आपका इंसीजर होता है, हिंदी में इसको कृतंक कहते हैं। 1 केनाइन होता है यानी कि रदनक, 2 आपका अग्र चवर्णक होता है यानी प्रीमोलर, और 3 होता है मोलर यानी चवर्णक। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि हैं, जिसे सब मैक्सिलरी, सब लिंगुअल एवं पैरोडिट ग्रंथियां हैं। इनसे लार स्रावित होता है जो हल्का अम्लीय, और इसका पीएच मान 6.8 होता है। लार में सिलाइबरी एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, जो मंड दैट मीन्स स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, माल्टोज यानी संकरा में। ठीक है, दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली की बात करें तो यह आहार नाल का संकीर्ण भाग है, जो 10 से 12 इंच लंबा होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि यह भोजन को अमाशय तक पहुंचाता है। अमाशय यह उदर गुहा के बाईं ओर स्थित है। इसमें भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है। छोटी आंत की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो अमाशय पाइलोरिक द्वारा 6 मीटर लंबी छोटी आंत में खुलता है। ग्रहणी, जेजुनम और इलियम इसके 3 भाग हैं। छोटी आंत में अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है। बड़ी आंत की बात करें तो छोटी आंत बड़ी आंत के मिलन स्थान पर एक नली रहती है, जहाँ पे दोनों आंत मिलती है। इसका सिरा बंद रहता है और इसे सिक्कम कहते हैं, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसके सिरे पर अपेंडिक्स होता है, जिसका कोई कार्य नहीं है, और शिक्किम, रेक्टम और कोलन इसके 3 भाग हैं। समझ गए? क्वेश्चन 7 देखिएगा, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मानव जठर में उसकी अल्प मात्रा रहती है और आहार पाचन में सहायक होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। वस्तुतः हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अर्थात जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं। नींबू में साइट्रिक अम्ल, इमली, टार्ट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोधन में विस्फोटक बनाने में तथा सीसा संचायक बैटरियों में द्रव के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फॉर्मिक अम्ल जो है, फॉर्मिक अम्ल चींटियाँ, बिच्छू, मधुमक्खी आदि जंतुओं में विषाक्त पदार्थ के रूप में कार्य करता है। उसके बाद है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है ये फलों के रस, जंतुओं के मलमूत्र, कोटन तेल, सुगंधित तेलों तथा पौधे के रस में एस्टर तथा लवण के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन 8 देखिएगा। क्वेश्चन 8 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? तो किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होगा? तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की पर्याप्त मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है, जो हड्डियां को कमजोर होने से रोकता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, हड्डी का नरम होना रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से हड्डी पतली, भंगुर हो जाती है और इसमें अस्थि सुसृता यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न होती है। विटामिन डी वसा में घुलनशील है, जो प्रकृति रूप से बहुत कम खाद्य पदार्थ जैसे वसा युक्त मछली, पनीर एवं अंडे की जर्दी में पाया जाता है।
विटामिन ए की कमी से आँखों में रतौंधी, आँख में सफ़ेद हिस्से में धब्बे शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा एनीमिया, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा, पेशाब की नली में संक्रमण तथा श्वसन प्रणाली में संक्रमण हो सकता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए, डी, ई, के है। और जल में घुलनशील BC है। BC जल में घुलनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो स्थिति विज्ञान यानी कि स्टैटिक्स जो है वो किससे संबंधित है? तो ये यांत्रिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें विराम अवस्था या गतिशील पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका विराम स्थिति हो जाएगा। इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। स्थिति विज्ञान यांत्रिकी विज्ञान का वह शाखा है जिसमें उन बलों को परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो किसी पिंड अथवा सिस्टम पर क्रिया कर उसे विराम अवस्था में रखते हैं। और दूसरा गति विज्ञान है यांत्रिकी की वह शाखा जो बलों के अध्ययन और गति पर उनके प्रभावों से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि किसी रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग होता है। तो किसी रंग द्रव की उपस्थिति के कारण जो पौधे का रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण। इंसान के शरीर के त्वचा का रंग मेलानिन पर निर्भर करता है, उसी तरीके से पेड़ पौधों का हरा रंग होने के पीछे पर्णहरित या हरित लवक या क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल पेड़ पौधे में रसायन के रूप में रहते हैं जो हरे रंग का होता है और इसीलिए पत्तियों का रंग भी हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जिन पत्तियों का रंग लाल या पीला होता है वो अपना भोजन कैसे बनाती है? क्योंकि उसमें हरित लवक नहीं होता है। जिन पत्तियों का रंग लाल या पीला होती है उसमें भी क्लोरोफिल यानी हरित लवक होता है, लेकिन उनमें हरित लवक के अलावा दूसरे रसायन की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण पत्तियों का रंग लाल या पीला कर देते हैं। अगला देखते हैं। क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम का परमाणु होता है। क्लोरोफिल में एक मैग्नीशियम परमाणु होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधे की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरेटीन और जैथोफिल। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है, ए और बी, और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और क्लोरोफिल प्रकाश में बैंगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अपचयन जो है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया है। 11 है कि निम्नलिखित में किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, V.R. अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। जिस समय संवहनीय अवज्ञा आंदोलन पूरे जोरों पर था, तब लॉर्ड इरविन ने इंग्लैंड की सरकार पर दबाव डाला कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया जाए जो भारत को संवैधानिक समस्याओं पर विचार विमर्श कर सके। इंग्लैंड की सरकार ने गोलमेज सम्मेलन स्वीकार कर ली। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित की जाती है। पहला गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन के उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया और अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। इस सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना, फजलुल हक आदि ने हिस्सा लिया, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि नहीं होने के कारण यह सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा, क्योंकि कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें भाग ही नहीं लिए। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता हुआ जिसे आप लोग गांधी इरविन समझौता पढ़ते हैं। इस समझौता के फलस्वरूप
कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए और कुल 89 यानी 89 प्रतिनिधियों के साथ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है 7 दिसंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, 1 दिसंबर 1931 के मध्य। लेकिन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूर्णतः असफल हो गया ये सम्मेलन। सांप्रदायिक पंचांग के अंतर्गत मुसलमान, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान की गई। और इसी सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी ने पुणे के यरवदा जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। पूना समझौता मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास एवं राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के मध्य 24 दिसंबर 1932 ईस्वी को संपन्न कराया गया, जिसमें दलित के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त की गई। ठीक है। उसके अलावा तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है आपका 17 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है और 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित होता है। यह सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि फिर नहीं था। ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। किसने? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल के द्वारा किया गया था और इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो है वो भी पारित हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में बेलगांव कर्नाटक में की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे कम उम्र में अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने दिल्ली के 1923 ईस्वी में पहली अध्यक्षता किए थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 ईस्वी के बीच भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिस दौरान भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1922 में गया में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता C.R. दास के द्वारा किया गया। कहाँ पे? गया में। ये स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने ही 1923 में लाहौर और 1924 में अहमदाबाद में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका ए हो जाएगा, कर्नल कोलिन मैकेंजी। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुरातत्वविद कर्नल कलिन मैकेंजी के द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। हम्पी दक्षिण भारत के पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का शहर होता है। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। 1336 से 1565 तक हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही। विजयनगर साम्राज्य की खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा क्या है? तेलुगु है। 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 1986 में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 रुपये का नया नोट जारी किया और नोट के पिछले भाग में हम्पी के पत्थर रथ की तस्वीर है। 14 नंबर प्रश्न देखिएगा कि पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य भाग अगर हम देखें तो ग्राम सभा हो जाएगा। ग्राम सभा इज द करेक्ट आंसर। पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। वर्ष 1870 ईस्वी के प्रसिद्ध मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थानों की शक्ति और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। 1870 के लॉर्ड मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। लॉर्ड मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए किसने? लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया।
फिर 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू जोम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषयों को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। स्वतंत्रता के बाद संविधान का अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 246 के माध्यम से स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा को सौंप दिया गया। 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP को लागू किया गया। वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया। त्रिस्तरीय में जिला स्तर पर जिला परिषद, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से शुरू होता है। 1977 में अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज रचना की अनुशंसा की, जिसमें कि जिला परिषद था और ग्राम सभा था। चलिए आगे देखते हैं। फिर संशोधन का 64वें संविधान विधेयक 1989 के साथ शुरू हुआ, जिससे राजीव गांधी सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया। 72वें संविधान संशोधन के रूप में 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी में 1 जून 1993 को संविधान का 74वां संविधान अधिनियम और 1992 ईस्वी के रूप में कानून में प्रवर्तित हुए। 73वां और 74वां 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। तो 73वां संविधान के बाद जो पंचायती राज का निर्माण करने वाला पहला राज्य था वो कर्नाटक था, लेकिन 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि स्थानीय निकायों के कुल सीटों में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। 73वें और 74वें संशोधन की जो मुख्य विशेषता थी, इस संशोधन ने संविधान के 2 नए भागों को शामिल किया। एक तो भाग 9 पंचायतों का और भाग 9A नगर पालिकाओं का। निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य था, जो कि अनुच्छेद 243 के ई में है। अनुच्छेद 243 के ई में 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 ZD राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, करों का संग्रहण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए अनुच्छेद 243 के H में है। और अनुच्छेद 243 का I कहता है कि प्रत्येक राज्य को एक वित्त आयोग का गठन करना अनुच्छेद 243 का I है। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 विषय को शामिल किया गया और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के 18 विषय को शामिल किया गया। चलिए क्वेश्चन 15 देखिए कि भारत में नए राजनीतिक दल की अनुमति कौन देता है। तो भारत में नए राजनीतिक दल को जो अनुमति देता है वो चुनाव आयोग देता है। कौन? चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें यानी चुनाव आयोग की, तो भारत निर्वाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 324 से 29 भाग 15। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 दिसंबर 1950 को होती है और इसी दिन हम लोग मतदाता दिवस मनाते हैं 25 जनवरी को। यह एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिसे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक होगा।
अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले होगा जब तक रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रियाओं से हटाया जा सकता है। अब मुख्य कार्य क्या है देखिए, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन देता है, मतदाता सूची को तैयार करवाना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता तैयार करना, ये सभी कार्य मुख्य चुनाव आयुक्त का है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार के। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। 17 है कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में किनके लिए है? तो भारतीय संविधान में 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना नागरिकों के लिए है। किसके लिए? नागरिकों के लिए। भारतीय संविधान का 44वां अनुच्छेद जो राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, इसमें समान नागरिक संहिता शामिल है। अनुच्छेद 44वें में यह उल्लेख किया गया है कि नागरिक के लिए देश के पूरे क्षेत्र में एक समान अधिकार हो। समान नागरिक संहिता की रक्षा करना राज्यों का प्रमुख कर्तव्य है। वर्तमान में गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता महिलाओं को उनके द्वारा बनाए गए धर्म की परवाह किए बिना रखरखाव, शादी, तलाक, विरासत के अधिकार, बच्चों की कस्टडी, गोद लेने आदि से संबंधित कानून की अदालतों में समानता और न्याय का अधिकार देगा। संसद ने पहली बार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को शाहबानो मामले के बाद 1985 ईस्वी में समान नागरिक संहिता को फ्रेम करने का निर्देश दिया। इस मामले में शाहबानो ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता धारा 125 के तहत ट्रिपल तलाक दिए जाने के बाद अपने पति से रखरखाव के लिए दावा करने का मामला दायर किया। हालांकि सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को अधिनियम 1986 के द्वारा शाहबानो केस के फैसले को पलट दिया और अब शाहबानो केस 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ट्रिपल तलाक की प्रथा को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है कि अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वेंकैया नायडू को। अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू को चुना गया था। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका अध्यक्ष हैं। उनके बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद उपराष्ट्रपति का है। वो राज्यसभा के सभापति हैं। 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू पद ग्रहण किए और वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के किसान परिवार से भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर पहुंचे। यही भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। राज्यसभा की सांसद उपसभापति का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होते हैं। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, लेकिन वो राज्यसभा के सदस्य भी हो सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा सदस्य थे। मनमोहन सिंह, राज्यसभा लोकसभा के समान ही दूसरा सदन है, उसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी अधिकार प्राप्त है, केवल वित्त विधेयक का पर अधिकार नहीं है। लोकसभा में पास होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिन के लिए पेश किया जाता है। इसके बाद धन विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर होने के लिए जाता है। राज्यसभाओं का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी सदस्य संख्या 250 है। इसे लोकसभा से अलग शक्ति भी प्राप्त है। 3 सूचियों में कानून बनाने के अधिकारों का बंटवारा संविधान में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर। राज्य सूची के किसी भी विषय को राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय महत्व घोषित करने पर संसद उस पर कानून बना सकती है। संसदीय व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन से ली है। वहाँ भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लेकिन लॉर्ड्स के अधिकार कम हैं। अधिकतर वह बहस ही करते हैं, मगर भारत में राज्यसभा का महत्व और शक्ति लोकसभा से
कमतर नहीं है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक आदेश किसी व्यक्तियों को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो वो है आपका बंदी प्रतिरक्षीकरण। बंदी प्रतिरक्षीकरण द्वारा किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार न होकर अन्य मौलिक अधिकारों का रक्षोपाय है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया। यह संविधान की आत्मा और हृदय कहलाता है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है और 32 अनुच्छेद के 2 में 5 प्रकार की रिटों की चर्चा है। बंदी प्रतिरक्षीकरण, जिसमें कि इसके अंतर्गत क्या है कि गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसे कैद करने की वजह बताए। पहला बंदी प्रतिरक्षीकरण ये बताता है। दूसरा परमादेश है कि इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार का है, उसके अंतर्गत आता है। तीसरा प्रतिषेध होता है यानी प्रोहिबिशन। इसके अंतर्गत किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकना है। चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। और पांचवा है आपका अधिकार परीक्षा। ये संवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध में जारी किया जाता है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुजीता कृपलानी थी। सुजीता कृपलानी। जब हमारा देश आज़ादी के बाद सुजीता कृपलानी राजनीतिक में एंट्री लेती है और 1952 में इन्हें लोकसभा सदस्य निर्वाचित होती हैं। 1957 वही साल 1957 में उन्हें दिल्ली विधानसभा का सदस्य बनाकर लघु उद्योग मंत्रालय दिया गया। 1962 में वो कानपुर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनी गई। एक साल बाद 1963 में कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन गई। इसके बाद 1971 में उन्हें राजनीतिक से उन्होंने संन्यास ले लिया और आज़ादी के बाद अब तक भारत में कुल 16 महिलाएं मुख्यमंत्री हुई है, जिसमें मायावती, शीला दीक्षित, राबड़ी देवी जैसे नाम भी शामिल हैं। वर्तमान संसद 103 महिलाएं सांसद है, जिसमें 78 लोकसभा 25 राज्यसभा में सांसद हैं, जिसमें 6 महिलाएं 5.8% केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं। भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो इस प्रश्न को कितना बार डिस्कस किए हैं देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपनी नागरिकता तब खोएगा जब वह क्या करेगा, जब वह ऑप्शन क्या है पहला, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। बिल्कुल, अगर वो नागरिकता का परित्याग करेगा तो वो खो देगा। दूसरा, स्वेच्छा से वो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल ये भी सही है। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह करता है, ये गलत है। सरकार की आलोचना करता है, गलत है। ऑप्शन आपका 1 और 2 वाला ही सही होगा। ऑप्शन सी ही करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। नरसिम्हम कमेटी निम्नलिखित में से किनके सुधारों से संबंधित है? तो नरसिम्हम कमेटी जो है यह संबंधित है आपका किससे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना आधार से। नरसिम्हम कमेटी बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। चक्रवर्ती समिति की बात करें तो 1985 ईस्वी में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए इस समिति का गठन किया गया था, लेकिन इसकी सिफारिश ठीक से लागू नहीं किया गया चक्रवर्ती समिति का। ठीक है। उसके बाद आता है आपका गोयोपुरिया समिति। ये ग्राहक सेवा से सुधार से संबंधित है। नरसिम्हा समिति प्रथम, इसके अनुसार मौद्रिक नीति के उपकरण SLR, CRR, रेपो रेट आदि को नीचे लाया जाए और भारत के 4 स्तरीय बैंकिंग हो। 4 स्तरीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, जिला स्तरीय और ग्राम स्तरीय। चौथा है नरसिम्हम समिति जो द्वितीय था, ये गैर निष्पादित संपत्तियों में सुधार के द्वारा बैंकों के परिसंपत्तियों को मजबूत बनाने की बात की थी और प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण दान को रोक दिया जाए, जिससे बैंकों के गैर निष्पादित संपत्ति की कमी की जा सके। उसके बाद आपका आता है बर्मा समिति 5वां। बर्मा समिति जो था ये इसके अनुसार कमज़ोर बैंकों को बड़े बैंकों में विलय करने की सलाह थी। फिर दामोदरन समिति जो है
ये बैंकिंग क्षेत्रों में ग्राहकों से उपयोगकर्ता शुल्क को घटाने की सिफारिश की। बैंकों खातों में न्यूनतम राशि बनाए रखने की आवश्यकता को हटाने की बात कही। बैंकों से संबंधित शिकायतों के लिए एकीकृत सहायता केंद्र यानी कॉल सेंटर का भी सुझाव दिया। उसके बाद बीमल जलान समिति, इसने जो है बैंकों के लाइसेंस के तहत 2014 में IDFC और बंधन बैंक, जो पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी थी, इन दोनों को बैंक का दर्जा दिया गया। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी ऐसे क्षेत्र जहां ऋण की मांग ज़्यादा और बैंकों की पहुंच कम, वहां प्राइवेट कंपनियां द्वारा जनता को ऋण दिया जाता है। यदि इनका काम अच्छा होता है तो उन्हें बैंक बनाया जा सकता है। ये बैंकों से दो तरह से अलग होती हैं। एक तो भारतीय एक्ट के तहत पंजीकृत नहीं होती हैं और दूसरा ये जमा नहीं, सिर्फ ऋण देते हैं। नोट में है कि बैंक बनाने के लिए इसके पास 200 करोड़ की परिसंपत्ति और कुल NPA 5% से कम होना चाहिए। साथ ही इन्हें NBFCS का किसी भी औद्योगिक घराने से संबंध नहीं होना चाहिए। एंड एक लास्ट था आपका नचिकेत मोड़ समिति। इसमें क्या है कि प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो, देशों के हर जगह 15 मिनट की दूरी पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो, प्राथमिक क्षेत्र को मिलने वाला ऋण 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाए, अपना ग्राहक जाने यानी कि KYC को लाने का सुझाव, अलग अलग क्षेत्रों में यानी जैसे प्राथमिक हो गया, द्वितीय हो गया, सेवा में, इसमें अलग अलग बैंक हो। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमृत योजना। केंद्र सरकार शहरों के विकास के लिए अमृत यानी अटल मिशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ किया गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो भारत की राजकोषीय नीति जो है ये प्रतिपादित की जाती है वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। मौद्रिक नीति के जरिए केंद्रीय बैंक महंगाई पर अंकुश और सिस्टम में पैसे की आपूर्ति घटाता बढ़ाता है। इसी तरह राजकोषीय नीति का मकसद आर्थिक विकास है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार का कुल आय, राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियों को जोड़कर। व्यय घटक क्या होता है? सरकार अपने बजट में कई कार्यों के लिए धन आवंटित करती है, जिसमें वेतन, पेंशन, ये सभी भुगतान जो है उसके ढांचे, विकास आदि जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल होता है। आय प्राप्ति के घटक दो चरों से मिलकर बना है। एक केंद्र द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न राजस्व और दूसरा गैर स्रोतों से उत्पन्न आय। इसमें कर योग की बात करें तो कर योग आय में निगम कर, आयकर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, GST, अन्य प्राप्त धनराशि शामिल होते हैं। उसके अलावे गैर योग आय में बाहरी अनुदान, ब्याज प्राप्तियां, लाभांश, मुनाफा, केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आदि को शामिल किया जाता है। 2016 में गठित NK सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई कि सरकार को 31 मार्च 2020 ईस्वी तक राजकोषीय घाटे को GDP के 3% है, जिसे 2020-21 में 2.8% और 2023 में 2.5% कम करना चाहिए। 2022-23 में राजकोषीय घाटा यानी कि GDP 6.4 रहने का अनुमान है। सरकार ने 2025-26 तक GDP का 4.5% लाने का लक्ष्य रखा है। अगला है 25 नंबर, तलचर कोयले का खान कहाँ स्थित है? तो तलचर कोयले का खान उड़ीसा में है। तलचर, देखिए कोयला जो है एक तो शीर्ष भंडारक होता है, एक शीर्ष उत्पादक होता है। तो शीर्ष भंडारक में झारखंड हो जाएगा, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। लेकिन शीर्ष उत्पादक में आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश है। ठीक है, प्रमुख क्षेत्र देखेंगे, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र झारखंड का झरिया जो कि धनबाद, कर्णपुरा है। जम्मू कश्मीर में काला कोड़ा है, राजस्थान का पलाना, तमिलनाडु का नवेली और छत्तीसगढ़ का कोरबा। नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो नगर कोझिकोड जो है ये कालीकट या कोलिकोट के नाम से जाना जाता था। यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल में स्थित एक शहर है। कोझिकोड केरल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और कोझिकोड जिले का मुख्यालय भी है। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में किस भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो मेघालय का, ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती है।
विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य भी मेघालय का मानसिंडाम है। कौन है? मेघालय का मानसिंडाम। 28 नंबर है कि किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो दिन और रात होने का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है जो सूर्य से बढ़ते क्रम में तीसरे स्थान पर है। इसमें दो गति होती है, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति इसे दैनिक गति भी कहते हैं। इस पृथ्वी के घूर्णन या दैनिक या फिर परिभ्रमण गति के कारण ही दिन रात होता है। और दूसरा होता है परिक्रमण। इसके कारण जो है पृथ्वी की वार्षिक गति और मौसम बदलते रहते हैं। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो बाजरा आपका खरीफ फसल है। बाजरा खरीफ फसल की बात करें तो मानसून शुरू होने पर जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दाल, ये सब। रबी नवंबर दिसंबर में बोए जाते हैं, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। गेहूं हो गया, ओट, मटर, जौ, आलू, प्याज, तेल की बीज सभी हो जाते हैं। जायद फसल मई जून में बोया जाता है और काट लिया जाता है। मई जून में बोया जाता है। जैसे ककड़ी हो गया, लौकी, कद्दू, तरबूज। नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो जूनो जो है वो बृहस्पति ग्रह का परीक्षण किया है। 5 अगस्त 2011 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप कैनवरल स्पेस सेंटर में एटलस 551 रॉकेट द्वारा जूनो अंतरिक्ष यान को सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित किया। 4 जुलाई 2016 को नासा द्वारा बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया जूनो अंतरिक्ष यान बृहस्पति की कक्षा में प्रतिस्थापित हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र में प्रविष्ट होकर इस ग्रह का अध्ययन एवं बृहस्पति पर जल की उपस्थिति का पता लगाना। जूनो अंतरिक्ष यान पूर्णतः सौर ऊर्जा चलित यान है। जूनो अंतरिक्ष यान की निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन है। कौन सी कंपनी है? लॉकहीड मार्टिन है। ठीक है, यह बृहस्पति की ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। काफ़ी है, इतना ही। 31 नंबर देखिएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो है ये मस्तिष्क की विकृति पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। ये हृदय ईसीजी का प्रयोग हृदय संबंधित असमानताओं को पता लगाने के लिए और पेसमेकर हृदय गति को जानने के लिए जो है किया जाता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापक्रम नियंत्रित करेगा वो कौन करेगा? तो वो करता है आपका हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर का ताप हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। उसके बाद है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा, बैंगनी प्रकाश तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा। आंसर आपका बी ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बैंगनी से ज़्यादा होता है ना। आपने पढ़ा होगा कि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होता है। आवृत्ति सबसे अधिक होता है, जबकि इसके ठीक विपरीत लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और आवृत्ति सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस का मान अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जानिए कि सेल्सियस तापक्रम में है और फ़ारेनहाइट में आपको बताना है ना। तो फार्मूला तो आप लोग 100 वाला जानते ही होंगे, F- वाला। तो चलिए सीधा हम लोग यहाँ से सवाल को बनाते हैं। 9/5 वही है ना, × 40। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा? +32 ना। 32 को चेंज करना है, 32 40 को चेंज करना है ना। तो अब इसे काट लीजिए तो कितना टाइम्स में कटेगा? 8 पंचे 40, तो 9 8 72 और +32 कितना हो जाएगा? आपका आंसर इसका आ जाएगा 104। 40 डिग्री का फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट होगा। 140 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 104 होगा। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति की इकाई देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वॉट, ऑप्शन नंबर डी। किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किसी विद्युत परिपथ में T समय में ऊर्जा 6 W हो तो शक्ति P बराबर W/T हो जाएगा, W/T। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है
और विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर जो है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में पानी उसके शरीर के कुल भार का लगभग 65% और एक वयस्क स्त्री के शरीर में शरीर के कुल भार का 52% तक होता है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 35 से 40 लीटर पानी हमेशा बना रहता है और हमारी हड्डियां जो देखने में ठोस और कड़ा मालूम होती है उसमें 22% पानी होता है। दांत में 10%, त्वचा में 20%, मस्तिष्क में 74.5%, मांसपेशी में 70.6% और खून में 83% पानी होता है। प्रतिदिन हमारा शरीर जो है वो 2.3 से 2.8 लीटर तक पानी विभिन्न रास्तों से बाहर निकाला जाता है। गुद्दों से पेशाब के रूप में 1.5 लीटर, मल मार्ग से 0.13 लीटर, त्वचा से पसीने के रूप में 0.65 लीटर और सांस द्वारा फेफड़ों से 0.32 लीटर शरीर से बाहर निकाला जाता है। अगला है 38 नंबर, विद्युत धारा निम्न में किस उपकरण से मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो मापी जाती है वो आमीटर के द्वारा। आवेश प्रवाह की दर या मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स का लगातार प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो डीसी होता है जिसको दिष्ट धारा बोलते हैं और एक एसी होता है प्रत्यावर्ती धारा। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो जिप्सम इसका चादरी अवरक हो जाएगा। पूरी दुनिया का 80% अवरक भारत में ही मिलता है। भारत विश्व में अवरक के भंडारण में प्रथम स्थान पे है। वर्तमान अवरक उत्पादन चीन प्रथम स्थान पर है। इसके बाद क्रमशः रूस एवं फिनलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अवरक एक खनिज है जो आग्नेय एवं कायांतित चट्टानों के परत के रूप में पाया जाता है। यह रंगहीन, हल्के पीले रंग के या काले रंग का होता है। आंध्र प्रदेश का अगर हम उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो राज्य में आपका आंध्र प्रदेश और क्षेत्र में नेल्लोर, गुंटूर, प्रकाशम है। झारखंड राज्य में कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह है। राजस्थान राज्य में राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर है और शीर्ष उत्पादन वाले राज्य आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस वर्ष मिला था? तो आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था, वर्ष नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है किस कार्य के लिए दिया गया था। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए दिया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आइंस्टीन ने बहुत सारे आविष्कार किए थे लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता का सिद्धांत के कारण उन्हें याद किया जाता है और यही सिद्धांत बाद में परमाणु ऊर्जा और परमाणु बम पर लग गया था। ठीक है, चलिए इसको स्किप करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा आज। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये मत सोचिएगा कि एक्सप्लेनेशन आपका छूट गया है, सारा आपका मेंशन हो चुका है। वो जो स्टडी नोट्स है उसमें सारा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड है, तो वो सारा स्टडी नोट्स में आपका मेंशन है, मत सोचिएगा कि आपका छूट रहा है। ठीक है। एड्स निम्न कारणों से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है HIV विषाणु द्वारा होता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है। इससे प्रभावित अंग प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आर्द्रता जो है वो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किससे? हाइग्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या माप? देखिए हाइग्रो और हाइड्रो अलग है। हाइड्रो की बात करें तो इसमें हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो इसमें जो है द्रवों का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। पायरोमीटर से दूर स्थित वस्तुओं के ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग करते हैं और लैक्टोमीटर से दूध का घनत्व मापकर इसकी शुद्धता जांच किया जाता है, लैक्टोमीटर। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई आपसे पूछा गया है तो न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर ए। दाब का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल भी होता है। ठीक है। बाल लघुगणन का न्यूटन मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर होता है। बल का न्यूटन होता है। आवेग का न्यूटन सेकेंड होता है। श्यानता का न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर होता है। श्यानता का न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। विद्युत आवेश का कूलम्ब है। विभवांतर का वोल्ट, प्रेरक का हेनरी, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से? मेहरगढ़ से।
भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ नवपाषाणिक पुरास्थल है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यहाँ से गेहूं और जौ के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रस्तरों जैसे अनेक जानवरों के अवशेष मिले हैं। हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियाँ सबसे निचले प्रस्तर में मिले हैं। उसके बाद स्तरों से भेड़, बकरियाँ, उसके ऊपर ज़्यादातर मवेशी की हड्डी मिली है। इससे ये लगता है कि ये लोग मवेशी पालते थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। कहाँ पे? तो ये राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति राजगिरी में हुई थी। 80 वर्ष की आयु में 383 ईस्वी में चुंद नामक में एक लोहार के हाथों से सुगर के मांस खाने के उपरांत कुशीनारा में स्वर्गवासी हुए और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। इस मृत्यु के बाद तुरंत बाद बौद्ध संगति 100 वर्ष के बाद द्वितीय संगति 250 और तीसरी तथा प्रथम ईस्वी में चौथी संगति हुई थी। पहली जो हुई थी राजगिरी में हुई थी 483 में, अध्यक्ष महाकश्यप था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा वैशाली में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व, शबाकामी अध्यक्ष थे और कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय पाटलिपुत्र में होता है 250 ईस्वी पूर्व, मोगलीपुत्र तिस्न जो थे वो अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में होता है। चतुर्थ कुंडलवन 98 में होता है कश्मीर में, वसुमित्र अशोघोष इसके अध्यक्ष थे और कनिष्क के शासनकाल में होता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 22 मार्च 1912 को एक भारतीय राज्य के रूप में बना। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार स्वतंत्र राज्य बना और उनकी राजधानी पटना थी। हालांकि 1936 में उड़ीसा 2000 ईस्वी में झारखंड इससे अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बनता है और 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्तकालीन वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिष माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टयम है। सुवर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की? उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। तो वो था आपका वालपुत्र देव। सुवर्णभूमि शैलेंद्र वंशीय शासक पुत्र वालदेव ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की। देवपाल ने अपने राजदूत के माध्यम से 5 गांवों को उसके रखरखाव के लिए देने का अनुरोध किया। पूरब के हमारे पास पड़ोसी देश म्यांमार को कभी बर्मा कहा जाता था, परंतु पूर्वी एशियाई देशों के बीच ये स्वर्णभूमि या सुवर्णभूमि से मशहूर था। इरावती नदी इस स्वर्णभूमि से गुजरती है। 1948 में बर्मा अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था और 90% लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? वो खड़गपुर की पहाड़ी जो है वो पुराना है। भूतात्विक दृष्टि से ये पुराना है क्योंकि ये धारवाड़ क्रम की चट्टान से निर्मित है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। तो पहला विवरण तवाक़त-ए-नासरी से प्राप्त हुआ है। तवाक़त-ए-नासरी से जो है बिहार का बख्तियार खिलजी के पहले हमले का विवरण प्राप्त हुआ है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश मध्यवर्ती विशाल मैदान के अंतर्गत आता है जो गंगा नदी एवं सहायक नदियों के अपवाह वाले क्षेत्र से संबंधित है, जिसे कछाड़ी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें पोटास की बहुलता होती है और ह्यूमस की कमी होती है। शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी संप्रदाय के थे। भारत में चिश्ती परंपरा प्रथम संत शेख उस्मान हरूनी को शिष्य ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए और चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी। मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र यानी खानगाह बनाया। उनकी दरगाह अजमेर में स्थित थी। ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। बाबा फरीद के कारण चिश्ती सिलसिले को भारत अत्यधिक प्रसिद्धि मिली और इसी प्रसिद्धि के प्रभाव से सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में उनके कथनों को संकलित करवाया। अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया? तो इस्लाम शाह शेरशाह द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इस्लाम शाह। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इसने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्ष तक शासन किया।
उसकी मृत्यु के बाद 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 इकाइयों में विभक्त करवाया। उसने जजिया कर भी हटाया था। उसने प्रशासन के अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्री भट्ट उसके न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। श्री भट्ट। फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फराइजी आंदोलन की शुरुआत हाजी सरायुल्लाह ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हाजी सरायुल्लाह ने। फैराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी में प्रारंभ बंगाल क्षेत्र में चलने वाली पुनरुत्थानवादी आंदोलन था और आंदोलन के नेता इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांतों फरेद कहा जाता था पर बल देते थे। फरेद शब्द के आधार पर फरेजी अथवा फैराजी शब्द की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे आपके दादा भाई नेरोजी। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नेरोजी की पुस्तक थी। इस बारे में हम लोग पीछे भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, स्किप करते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है? स्थलरूढ़ देश की बात करते हैं तो वो आपका हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है। स्थलरूढ़ देश का मतलब कि जो महासागर या समुद्र से जुड़ा नहीं है या उसके पास कोई समुद्र तट नहीं है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप जो है वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा है। ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में है। उसके बाद न्यू गिनी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। बोर्नियो हिंद महासागर में है। मेडागास्कर भी हिंद महासागर में है। बेफिन द्वीप कनाडा उत्तरी आर्कटिक महासागर में। सुमात्रा इंडोनेशिया में हिंद महासागर में है। होन्शु द्वीप जापान का है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन में है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में है उत्तरी ध्रुव महासागर में। इली समेरे द्वीप कनाडा में है उत्तरी ध्रुव महासागर में। सलावेसी इंडोनेशिया में है हिंद महासागर में। दक्षिणी द्वीप न्यूजीलैंड में है जो कि दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। जावा द्वीप इंडोनेशिया में है और ये जो है हिंद महासागर में है। उत्तरी द्वीप न्यूजीलैंड में दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। श्रीलंका हिंद महासागर में है और विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना देश इंडोनेशिया है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो इसमें से आपका एलिड में नहीं प्रसिद्ध है। एलिड क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है इधर आपका, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। कौन है? चीन है। भारत एक ऐसा देश है जहां सहतूती, एरी, तसर, मूंगा सभी 4 किस्मों के रेशम उत्पादन किए जाते हैं। मूंगा रेशम उत्पादन में भारत का एक एकाधिकार प्राप्त है। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, ये भी ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। पूछे गए प्रश्न के अनुसार सही उत्तर सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन सा है कमेंट करके बताएंगे। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये जो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है? यमुनानगर हरियाणा में। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट है, यमुनानगर हरियाणा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी मानचित्र पर एक ऐसे वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखाएं को क्या कहते हैं? तो आंसर समवर्षा हो जाएगा। सबको आपको स्टडी नोट्स में करवा दिया गया है बहुत अच्छे से, इससे ज़्यादा अच्छा वहाँ पे मिलेगा आपको। समवर्षा हो जाएगा। समवर्षा समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा कहते हैं। समदाब है ना, तो समान दाब वायु दाब वाले स्थान को जोड़ने वाली को कहा जाता है समुच्च, यानी समान ऊंचाई वाले स्थानों को, और समतापीय यानी कि समान ताप वाले स्थानों को। ठीक है। निम्न में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया जाता है? तो वो है आपका कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत द्वारा निर्मित किया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है। तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। कुडनकुलम तमिलनाडु में है, रूस की सहायता से निर्मित। रावत भाटा देश का 25वां है जो कि राजस्थान में है, कनाडा की सहायता से निर्मित है। और नरोरा उत्तर प्रदेश का है। कैगा देश का 20वां परमाणु बिजली घर है, कर्नाटक में। ककारपारा गुजरात में है। कल्पक्कम तमिलनाडु में है। जैतापुर महाराष्ट्र में है। स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, तो स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी और शहद से हो जाएगा। स्वर्ण क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर डी, बागवानी से। गुलाबी क्रांति प्याज, झींगा मछली उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति कपास से, और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा।
वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण भारत में स्थित है? तो वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, पालघाट। पालघाट दर्रा नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में स्थित है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक के बीच, भोरघाट महाराष्ट्र में मुंबई थाने के बीच और पालघाट केरल में पलक्कड़ कोयम्बटूर या नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य है। सेनकट्टा दर्रा पूछे तो केरल में तिरुवनंतपुरम और मदुरई के बीच। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो वो मात्र जम्मू कश्मीर है जहां पे केसर का उत्पादन होता है। इसे किश्तवाड़ तथा जन्नत ए कश्मीर के पामपुर में सीमित क्षेत्र में की जाती है। केसर विश्व की सबसे कीमती पौधा है। ये जो है वनस्पति नाम क्रोकस सैटाइवस है। अंग्रेजी में इसे सैफरॉन के नाम से जानते हैं। केसर का मूल स्थान दक्षिण यूरोप है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बाब्वे में जाम्बेंजी नदी पर स्थित है। जिम्बाब्वे में जाम्बेंजी नदी पे। यह विश्व का 7 आश्चर्य में गिना जाता है। इस जलप्रपात का अफ्रीकी नाम मोसी उआ तुन्या है, अर्थात धुआं जो गरजे। नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी में से एक मानी जाती है। नील नदी अफ्रीका में स्थित है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में बुरुंडी से निकलकर उत्तर पूर्वी अफ्रीका से होकर भूमध्य सागर में गिरती है। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अलास्का, इसके लिए उसने रूस को $72 लाख चुकाए थे और अलास्का अमेरिका का एक ऐसा राज्य है जिससे उसने रूस से खरीदा था 45 करोड़ 81 लाख में। अगला देखते हैं आपका, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा आपका जोग जलप्रपात, जो कि जोग जलप्रपात है किसी ऊंचे स्थान या पहाड़ से पानी को नीचे गिरना जलप्रपात या झरना कहलाता है। ठीक है, क्या बताऊं, इतना एक्सप्लेनेशन है ना। ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? तो जनसंख्या लाभांश जो है, जनसंख्या लाभांश तरुण आयु संरचना को निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है जो लगभग 65% आबादी श्रम करने योग्य है। विश्व में सर्वाधिक मानव श्रम भारत में उपलब्ध है। भारत विश्व का सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। माल्थस ने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत सर्वप्रथम दिया था और संसाधनों के अनुपात में आबादी अधिक होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में मार्शल आर्ट को कलारी पट्टू के नाम से जाना जाता है। भारत विविध संस्कृति जातियों का देश है, इसीलिए भारत अपने प्राचीन काल से ही विकसित मार्शल आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। कलारी पट्टू जो है ये भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है, कलारी पट्टी। और ये उपचार और मार्मा थेरेपी का विज्ञान है जो इतिहासकारों द्वारा दुनिया का सबसे पुराने मौजूदा मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है, जो केरल भारत में शुरू हुआ मार्शल आर्ट है। सिलंबम जो बात करते हैं ये लाठी स्टाफ फेंसिंग एक प्रकार का है। लाठी स्टाफ फेंसिंग का एक प्रकार है। ये आधुनिक और वैज्ञानिक मार्शल आर्ट है जिसका प्रारंभ तमिलनाडु में हुआ था। सिलंबम कला का कोई शासक जैसे पांड्या, चोल, चेर आदि द्वारा तमिलनाडु में पदोन्नत किया गया। गतका एक हथियार पर आधारित मार्शल आर्ट है जिसका पंजाब में सिखों ने प्रदर्शन किया। ठीक है। और परी खंडा क्या है? तो परी ढाल का मतलब जबकि खंड तलवार को दर्शाता है, इसीलिए दोनों ढाल और तलवार इस कला में उपयोग किया जाता है। इसे बिहार के राजपूतों द्वारा बनाई गई है परी खंडा को। इसके स्टेप्स और तकनीक बिहार के छऊ नृत्य में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी राजस्थान के माउंट आबू में है। 1 फरवरी 1975 को CRPF द्वारा स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में है। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। अगला है सूरसागर क्या है? तो सूरसागर जो है ये सूरसागर सूरदास की काव्य रचना है। क्या है? सूरसागर जो है वो सूरदास की काव्य रचना है। अगला प्रश्न आता है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार, गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार को कहा जाता है, एबल पुरस्कार को। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी।
सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा आपका फुटबॉल से। सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से है। एंड नेक्स्ट देखेंगे, ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक जो है इसका मुख्यालय वियना में है और यह एक पेट्रोलियम निर्यातक देश है जो कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला द्वारा 1960 में बगदाद सम्मेलन में बनाया गया एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। ओपेक का मुख्यालय अपने अस्तित्व से पहले 5 वर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में था। 1 सितंबर 1965 को वियना, ऑस्ट्रिया में स्थानांतरित किया गया था। ओपेक में टोटल 13 देश हैं, याद रखिएगा 13 देश हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। 3 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस और विश्व कुष्ठ दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। नीरज चोपड़ा याद होगा आप लोगों को। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये नागालैंड में मनाया जाता है। सेक्रेनेसी पर्व, माओत्सी पर्व आदि सभी नागालैंड का है। सेक्रेनेसी, माओत्सी नागालैंड के हॉर्नबिल के अलावा। मिजोरम क्या है? अथुरियम महोत्सव, चापचारकूट। मणिपुर का साजिबू चेरायोबा कांगचिंगवा और मेघालय का बांग्ला पर्व नोक्रेम नृत्य उत्सव। असम का आम्बुवाची का मेला बिहू है। तेलंगाना का बोठुकम्बा या फिर बतुकम्बा। सिक्किम का लोसुंगू या लोसांग, शागा दावा। त्रिपुरा का खारजी पूजा। एनएसडी का फुल फॉर्म क्या है? तो एनएसडी का नेशनल सिक्योरिटी डिस्पोटरी लिमिटेड है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो भास्कर का लीलावती जो है ये आपका गणित का मूल पाठ है। ऑप्शन नंबर भास्कराचार्य द्वारा रचित लीलावती एक सुव्यवस्थित प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। आचार्य ने ज्योतिष शास्त्र के प्रतिनिधित्व ग्रंथ सिद्धा शिरोमणि की रचना सक 1071 ईस्वी में की थी। वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? तो जस्ट डू इट नाइक कंपनी की टैगलाइन है। नाइक कंपनी की टैगलाइन है, ठीक है। मधुबनी शैली जो एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये बिहार का है मधुबनी शैली, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। बिहार के मिथिला इलाके मधुबनी, दरभंगा, नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित है और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय WC आचार्य को जाता है, जिन्होंने 1934 में बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था। भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया? तो भारत जो है उस टाइम प्रश्न जिस पूछा गया था पोलियो से मुक्त किया था वो 2000। अगला है 5वीं ईस्ट इंडिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो 5वीं ईस्ट इंडिया कंपनी की बैठक वियतनाम में हुआ था और अभी तक 16 बार ईस्ट इंडिया समिट का सम्मेलन 16 बार हो चुका है। 17वां 2022 में कंबोडिया में आयोजित हुआ। ईस्ट एशिया का प्रथम सम्मेलन मलेशिया में 2005 में हुआ। 16वीं EAS 2021 में बुरने में आयोजित किया गया। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? तो मानव रहित टैंक का नाम आप देखेंगे मुंत्रा है। क्या है? मुंत्रा, जो कि रिमोट संचालित टैंक है। अगला है आप देखेंगे गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 किस महीने में थी? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बिहार में भव्य आयोजन किया गया और ये आयोजन 2017 अप्रैल में आयोजित किया गया। अप्रैल 2017 में। कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतः हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई? तो दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन आवासीय कॉलोनियों के लिए ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों का पालन करने के लिए दुनिया की पहली पूरी तरह से ग्रीन मेट्रो प्रणाली है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया है? तो 2 सितंबर 2017 को कर्नाटक राज्य सरकार ने कक्षा 1 से स्नातक की
तक की शिक्षा लड़कियों को मुफ्त में प्रदान करने की घोषणा की है। निम्नलिखित में किस प्रकार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में होने जा रहा है? तो 2020 में जो ओलंपिक होने जा रहा है इसकी अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो में हुआ है। हर 4 साल के अंतराल पर होता है। और 2024 में जो होगा वो पेरिस में, और 2028 में लॉस एंजल्स में प्रस्तावित है। ठीक है। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर 1953 हो जाएगा। 1953। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो न्यूट्रॉन आपका हाइड्रोजन में नहीं होता है। हाइड्रोजन अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है और इसका प्रतीक H होता है। परमाणु संख्या 1 होती है। परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता है। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। इसमें नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसका खोज हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंगस्ट्रंस इकाई है, तो एंगस्ट्रंस किसकी इकाई है? एंगस्ट्रंस जो है वो तरंगदैर्घ्य की इकाई है। माध्यम की किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने के तरंग को क्या कहते हैं? जितनी दूरी तय करेगी, एक मिनट, तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्ब्डा से निरूपित किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है। हर्ट्ज से माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितनी कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। और माध्यम के बदलने से आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता, इसे n से निरूपित किया जाता है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। क्या होती है? हर्ट्ज होती है। चलिए, भारत के विभिन्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। चीनी का कटोरा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गन्ना आपका उत्पादन करता है और इसी कारण इसको चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत गन्ना उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। 1960 में क्यूबा दुनिया का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक था, इसीलिए दुनिया को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाए जाने वाला फैट है। मानव शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है और ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं में संचित होता है। आंसर आपका सी हो गया। दोस्तों ये समाप्त हो गया है। जो भी एक्सप्लेनेशन आपका छूट गया है बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो सारा मैंने स्टडी नोट्स में आपको कवर करवा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।